हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये कोड 508 का है, यूनिट 7 है और इसमें हम लिए हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इससे जो 100% 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो लेसन है आपका बीमारियों से संबंधित है, इसलिए एमसीक्यू आपका इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तो कमेंट्स करिए। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज से हम डेली जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दूंगी, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन पेयजल के मुख्य साधन है। कौन सा पेयजल के मुख्य साधन आपको बताना है। कुआं, नदियां, तालाब, उपरोक्त सभी। तो पता है आपको भी पेयजल के जो साधन होते हैं ये तीनों होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सही या गलत यहाँ पे देना है कि दिल्ली तथा मुंबई में जलापूर्ति यानी जल आपूर्ति क्रमशः एमसीडी और बीएमसी द्वारा मॉनिटर किया जाता है। तो बिल्कुल सही है कि जो दिल्ली और मुंबई जो महानगर है वहाँ पे जो जल की आपूर्ति होती है, जल की व्यवस्था का काम जो होता है वो एमसीडी और बीएमसी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जल शोधन किया जाता है। जल शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है आपको बताना है। उबालना, छानना, क्लोरीन की गोली या उपरोक्त सभी। जल शोधन का मतलब होता है जल को साफ करना, ठीक है ना, प्योर बनाना। जल को किस चीजों के द्वारा साफ किया जाता है ताकि पीने के योग्य वो हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। ओके, तो चलिए मैं बता देती हूँ। राइट आंसर इसका हो जाएगा तीनों, यानी उबाल के भी हम जल को साफ करते हैं, छान के भी, और क्लोरीन की गोली भी डालकर हम कुओं वगैरह में क्लोरीन की गोली डाल देते हैं। और जब हम हैंडपंप, नल वगैरह से पानी लेते हैं तो छानते हैं, फिर उबाल के हम यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि विद्यालय में स्वच्छ पेय जल आपूर्ति के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। विद्यालय में स्वच्छ पेय आपूर्ति के लिए यानी कि जल की आपूर्ति जो हो विद्यालय में पहुंचे, लेकिन स्वच्छ और साफ पहुंचे, उसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, आप रीड करिए और आंसर दीजिए। तब तक मैं ऑप्शन को रीड करती हूँ। पानी का संग्रहण करने वाले टैंकों की नियमित सफाई हो, सफाई की विशिष्ट अभिलेख रखे हों, विद्यालय सत्ता द्वारा जल संशोधक और क्लोरीन टेबलेट उपलब्ध कराए जाए, या उपरोक्त सभी। आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए मैं बता देती हूँ। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मतलब सफाई का संग्रह, जहाँ पे पानी रखा जाता है उस जगह को साफ करनी चाहिए, टैंक में या जिन चीजों में है। और जो सफाई के लिए काम होते हैं वो सभी होने चाहिए। और विद्यालय द्वारा जल संशोधक और क्लोरीन टेबलेट उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। रिक्त स्थान भर लेते हैं। लड़कियों के लिए डैश विद्यालयों में पृथक शौचालय हो। तो लड़कियों के लिए सह शिक्षा विद्यालयों में। सह शिक्षा का मतलब यहाँ पे है कि जहाँ पे लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, को एजुकेशन जहाँ पे होती है वहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स के अलग अलग शौचालय यानी टॉयलेट होने चाहिए। ओके, सही है गलत, ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं। विद्यालयों के शौचालय एवं मूत्रालय में उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था एवं वायु संचार होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है ये कि जो विद्यालय है वहाँ के शौचालय एवं मूत्रालय में यानी कि जो टॉयलेट होते हैं वहाँ पे जो है उपयुक्त जो एयर वेंटिलेशन है वो होना चाहिए, और साथ में जो है लाइट की भी पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स। शिक्षकों द्वारा नियमित तौर पर शौचालय एवं मूत्रालय से संबंधित कौन से शिष्टाचार सिखाए जाने चाहिए। यानी कि स्कूल में टीचर को बच्चों को टीचर के द्वारा बच्चों के लिए कौन से ऐसे चीजें सिखाई जानी चाहिए, मैनर्स की चीजें सिखाई जानी चाहिए, खासतौर पे टॉयलेट के लिए और बाथरूम के लिए, ठीक है ना, कि दरवाजा अच्छी तरह से बंद करें, अपशिष्ट पदार्थ कूड़ेदान में डालें, पानी बर्बाद ना करें, उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आप हमें जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वो आपका होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। यानी कि जब आप टॉयलेट जाते हैं तो आपको दरवाजा जो है अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लेना चाहिए, और बेकार की जो चीजें हैं कभी भी टॉयलेट में नहीं फेंकनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कि शौचालय में। और पानी जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितना यूज आपको करना है उतना ही आप नल को ऑन करिए, वरना बंद कर दीजिए। यदि आप नल को ऑन पानी बहते हुए देख रहे हैं तब भी आपको बंद कर देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स ले लेते हैं। हाथ डैश 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 और डैश या राख से धोए। तो हाथ किस किस से धोना चाहिए
ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो हाथ जो है साबुन, और यहाँ पे कीचड़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो है मिट्टी होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कीचड़ नहीं बल्कि मिट्टी होनी चाहिए। तो हाथ जो है साबुन, मिट्टी या राख से धोना चाहिए जब भी हम शौच से आते हैं, ठीक है। रिक्त स्थान फिर ले लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों को डैश एवं डैश से मुक्त रखने के लिए सुरक्षित आहार बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए डैश बहुत सारा दिया, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही होगा। तो बच्चों को स्वस्थ एवं रोगों से मुक्त रखने के लिए सुरक्षित आहार बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बच्चों को सुरक्षित आहार क्यों महत्वपूर्ण है। तो बच्चों को स्वस्थ एवं रोगों से दूर रखने के लिए सुरक्षित आहार महत्वपूर्ण है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को खाना वितरित करते हुए पकाते समय स्वयं सेवक को किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। यदि बच्चों को खाना जो वितरित करते हुए पकाते हैं, जो मिड डे मील की बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है ना, तो किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं एप्रन का, सिर पर टोपी का, या केवल का या का और खा दोनों का। तो देखिए बच्चों को जो खाना जो मिड डे मील में देते हैं उन लोगों के लिए जो इसका राइट आंसर वो क्या होगा, आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा का और खा दोनों ही, यानी एप्रन का जो कपड़े के ऊपर पहना जाता है, और सिर पर टोपी जिससे बाल वगैरह न झड़े, इन सभी चीजों का यूज करना चाहिए। सही या गलत, ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं कि भोजन के लिए प्लास्टिक की प्लेटों का प्रयोग ना करने के बारे में बच्चों को शिक्षित करें। तो बिल्कुल सही है ये कि भोजन के लिए प्लास्टिक की प्लेटों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और रिक्त स्थान भर लेते हैं कि बच्चों को डैश हुआ भोजन ना दें क्योंकि यह भोजन विषाक्तता का कारण हो सकता है। बच्चों को डैश हुआ भोजन ना दें, तो बच्चों को जो बासी भोजन होता है या दूषित भोजन जो होता है वो नहीं देना चाहिए। भोजन विषाक्तता का कारण हो सकता है, फूड पॉइजनिंग इससे हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे को कब उसके हाथ धोने चाहिए, यानी बच्चे को अपना हाथ कब कब धोना चाहिए। खाने से पहले, खाने के बाद, का और खा दोनों, यानी खाने से पहले, खाने के बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। आपने आंसर जो है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा का और खा दोनों, यानी खाने से पहले और खाने के बाद जो है हमेशा हैंड वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे इसको सुमेलित करना है, यानी सही जोड़ियां यहाँ पे आपको बनाना है। ढकी नालियां एक में दिया हुआ है, एक में बोध आपको दिए हुए हैं, और दूसरे को आपको इससे सही करना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो स्तंभ 1 में जैसे ढकी नालियां, पाइपलाइन मरम्मत, कीटनाशक प्रयोग, नियमित सफाई। स्तंभ 2 में यदि पानी अवरुद्ध हो, दुर्घटना रोकने के लिए, अवरोध रोकने के लिए, कीटाणु का जन्म रोकने के लिए किन चीजों को उपयोग करना चाहिए। तो ढकी नालियां किस लिए बनवाई जाती, नालियों को क्यों ढकना चाहिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। जनरली जब हम नालियों को ढकते हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। जो ढकी नालियां हैं उसका हो जाएगा दुर्घटना रोकने के लिए, ठीक है ना। जनरली नालियां क्यों ढक देते हैं ऊपर से, ताकि कोई दुर्घटना ना हो, कोई उसमें गिरे ना। पाइपलाइन मरम्मत, पाइपलाइन मरम्मत हम किस लिए करते हैं, ताकि जो यदि पानी अवरुद्ध हो, यानी कि जो पानी होता है, इसलिए हम पाइपलाइन मरम्मत करते हैं ताकि जो पानी है वो अवरुद्ध हो। और बाहर की ओर यदि गिर रहा है, रिस रहा है पानी, तो उसके लिए कीटनाशक का प्रयोग। तो कीटनाशक का प्रयोग हम कीटाणु का जन्म को रोकने के लिए करते हैं, और नियमित सफाई अवरोध रोकने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कूड़े का व्यवस्थापन किन विधियों द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। रिफ्यूज द्वारा, रीयूज द्वारा, रिड्यूज द्वारा, रिसाइकल द्वारा, किसके द्वारा या उपरोक्त सभी किसके द्वारा हम कूड़ा जो होता है उसका व्यवस्थापन कर सकते हैं। तो देखिए यानी उसका उपयोग जो हम दोबारा उसको पुनः किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने आंसर जो है सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए मैं बता देती हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। रिफ्यूज, रीयूज, रिड्यूज, रिसाइकल, हम बार बार कह रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो जरूर देख लीजिएगा, और वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। 4R क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 4R क्या है, कूड़े की व्यवस्थापन विधि, कूड़े की संग्रहण विधि, का और खा दोनों, केवल का। राइट आंसर क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने हैं और बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। जस्ट अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने पिछला देखा था, प्रीवियस क्वेश्चन, वो यही था। तो जो 4R है वो क्या है, केवल का, यानी कि कूड़े की व्यवस्थापन विधि। और कूड़े की व्यवस्थापन विधि अभी हम देख ही चुके हैं, आर, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। ओके, तो 4R क्या है, जस्ट अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए रिक्त स्थान भर लेते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स ले लेते हैं। कक्षा कक्षों में दीवारों पर डैश रंग होने चाहिए, तो कक्षा कक्ष की दीवारों पर चटकीले रंग होने चाहिए ताकि बच्चे अट्रैक्टिव हो, उन्हें अच्छा लगे। डैश बाधित बच्चे को अधिक प्रकाश की जगह पर बैठना चाहिए, तो किन बच्चों को अधिक प्रकाश की जगह पर बैठना चाहिए, तो जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं उनको जो है अधिक प्रकाश की जगह पर बैठना चाहिए जहां पे समुचित पर्याप्त रोशनी आ रही हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, कौन सा कथन सही नहीं है। अधिगमकर्ता की योग्यता और मानसिक मनोवृद्धि के लिए दृश्य वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। कम प्रकाश विपरीत प्रभाव डालता है। कक्षा कक्षों में 4 या 5 ट्यूबलाइट होनी चाहिए। जहां विद्यालय भवनों में है वहां वायु संचार अच्छा होता है। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या नहीं है, कौन सा नहीं है, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, अधिगमकर्ता की योग्यता और मानसिक मनोवृत्ति के लिए दृश्य वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है, ये कथन बिल्कुल सही है। कम प्रकाश विपरीत प्रभाव डालता है, ये कथन भी सही है। कक्षा कक्षों में 4-5 ट्यूबलाइट होनी चाहिए, ये भी कथन सही है। जहां विद्यालय भवन है वहां वायु संचार अच्छा होता है। और देखिए, ये जहां विद्यालय भवनों में है वहां वायु संचार अच्छा होता है, तो बिल्कुल नहीं। जहां विद्यालय भवनों में होते हैं, फिर भवन नुमा होते हैं, वहां पे वायु संचार जो होता है, एयर वेंटिलेशन, वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। जहां खुले प्रांगण में विद्यालय होते हैं वहां पे जो वायु संचार होता है अच्छा होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा मिल गया, घ मिल गया, ठीक है ना, ये कथन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा में विकलांग बच्चों को किस स्थान पर बैठना चाहिए। शिक्षक के पास, दरवाजे के पास, कक्षा के बीच या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर तो आपको दिख ही गया है, तो राइट आंसर जो होगा दरवाजे के पास बैठना चाहिए ताकि उनको ज्यादा चलना ना पड़े, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब सुमेलित कर लेते हैं, इसे मिला लेते हैं। लेखन कार्य जो होता है और निष्पादन कला क्या है, समूह कार्य और मूल्यांकन, तो इसको मिलाते हैं जल्दी से, ठीक है। तो लेखन कार्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्या किया जाता है। तो देखिए, लेखन कार्य के अंतर्गत क्या होता है, प्रत्येक बच्चे को श्याम पट स्पष्ट दिखना चाहिए। अब लेखन कार्य में पहले इसको आप पढ़िए, आपको क्या करना है, आपको समझ में नहीं आता तो आप आंसर को रीड करिए। किस चीज में ऐसी कौन सी चीज दी हुई है जो उससे जुड़ती हुई मिलती हुई हो। तो हमने सभी ऑप्शन को पढ़ा, ठीक है ना। अब सभी ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें श्याम पट्ट यूज किया गया है। अब श्याम पट्ट और लेखन, श्याम पट्ट में हम क्या करते हैं, लिखते हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कभी कभी इस तरह से भी जो होते हैं मैच किए जाते हैं। निष्पादन कला क्या होता है, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो देखिए, निष्पादन कला जो होता है, क्या होता है, निष्पादन कला में बच्चों को पर्याप्त स्थान देना चाहिए निष्पादन कला के अंतर्गत। समूह कार्य में क्या होता है, समूह कार्य में होता है कि बैठने की व्यवस्था खंड या समूह में होनी चाहिए, समूह और समूह यहाँ पे भी है। और मूल्यांकन में बच्चे को मॉनिटर करने के लिए शिक्षकों के पास पर्याप्त स्थान होना चाहिए। मॉनिटर करना नहीं, मूल्यांकन करना, देखने के लिए, ठीक है ना। तो ये इसके हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि शिक्षक के कौन से कार्य सुनिश्चित करते हैं कि कक्षा कक्ष विद्यार्थियों को आमंत्रित और स्वागत कर रहा है। शिक्षक के कौन से कार्य सुनिश्चित करते हैं कि कक्षा कक्ष विद्यार्थियों को आमंत्रित और स्वागत कर रहा है। अभिवादन कार्यक्रम, नव आगंतुक क्लब, स्थान बदलना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अभिवादन कार्यक्रम, नव आगंतुक क्लब, स्थान बदलना, ये सभी चीजें जो है शिक्षक के कार्य के अंतर्गत आते हैं, जो ये बताते हैं कि कक्षा कक्ष विद्यार्थियों को आमंत्रित और स्वागत कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ जिसे कोई खाता है और जो एक सजीव के शरीर के लिए लाभदायक सामग्रियां प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे भोजन कहते हैं। यानी भोजन की डिफिनेशन क्या होगी, तो ऐसा एक खाद्य पदार्थ जिसे सजीव के शरीर के लिए लाभदायक होता है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसका सुचारू रूप से शरीर काम करना चालू करता है या करता है, उसे क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में से हम ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे सुमेलित कर लेते हैं, कौन सी किस में चीजें पाई जाती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है और खनिज लवण, किन में क्या पाया जाता है। चलिए देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है या किस में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है आलू केला में पाया जाता है। वसा किस में पाया जाता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप प्रोटीन को अच्छी तरह से आप जानते हैं किस में पाया जाता है, दाल एवं दूध में।
दाल में जो होता है क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, तो दाल एवं दूध हो गया। इसी तरह से बसा, अब बसा का दो चीजें बच रही है, मक्खन, संतरा, गिरी, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है, खनिज लवण पाए जाते हैं, तो ये इसका हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में आलू, केला, बसा में हो जाएगा आपका मक्खन, संतरा, गिरी यानी फैट, बसा यानी जो फैट होता है, फैट किस में होता है, मक्खन, तेल, इन चीजों में पाया जाता है ना, तो मक्खन से क्या होता है, गिरी यानी नारियल होता है, तो फैटी चीजें। और प्रोटीन जो है दाल दूध में, और खनिज लवण दूध और हरीदार पत्ती सब्जियों में पाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पाचन प्रणाली में सहायता करता है। कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो पाचन प्रणाली में सहायता करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, विटामिन है, खनिज लवण है, मोटा चारा या बसा। पोषक तत्व पाचन प्रणाली में सहायता करता है, तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा जो मोटा चारा होता है वो पोषक तत्व पाचन प्रणाली में सहायता करता है। यानी कि मोटा चारा मतलब यहाँ पे आप साग से ले लीजिए, साग भी तो मोटा ही होता है ना, इसीलिए कहते हैं कि हरी जो पत्तेदार सब्जियां वो हमें बहुत खानी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संतुलित आहार वह है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हमारे डैश एवं डैश के अनुसार होते हैं। तो एक संतुलित आहार वह है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हमारे आयु एवं कार्य के अनुसार होते हैं। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स ले लेते हैं। चलिए मैं इसको बता देती हूँ, प्रोटीन हमारे बढ़ते हुए शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। शारीरिक कार्य करने वाले को डैश और डैश की जरूरी होता है, तो शारीरिक कार्य करने वाले को बसा और कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा जरूरत होती है। तो बसा और कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा जरूरत किन लोगों को होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो होगा इस तरह से पूछ सकता है, तो आंसर होगा शारीरिक कार्य करने वालों को, ठीक है। और प्रोटीन वगैरह की और खनिज लवण की जरूरत किसको होती है, तो एक जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उन लोगों के लिए इसकी ज्यादा जरूरत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक आहार को प्रभावित करते हैं। कौन से कारक आहार को प्रभावित करते हैं, आयु, लिंग, शरीर का आकार, खाने की आदतें, जलवायु कारक या उपरोक्त सभी आहार को प्रभावित करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी आयु, लिंग, शरीर का आकार, खाने की आदतें, जलवायु कारक, ये सभी चीजें किसको प्रभावित करती है, आहार को प्रभावित करती है। यानी आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो ये कारक जो आहार को प्रभावित करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ले लेते हैं। अनाज समृद्ध में है, अनाज समृद्ध में यानी अनाज में क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट। डैश का समृद्ध साधन सब्जियां हैं, तो विटामिन यानी विटामिन जो होता है उसका समृद्ध साधन क्या होती है, सब्जियां। सब्जियों में क्या पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। इसी तरह से और ले लेते हैं, डैश एक पूर्ण आहार है, तो दूध जो है क्या है, एक दूध पूर्ण आहार है। डैश और डैश हमें पेय देते हैं, तो चाय और जो कॉफी है हमें क्या देते हैं, पेय देते हैं, नहीं पेय पदार्थ कहलाते हैं। अंडों की मुख्य आपूर्ति होती है मुर्गी और डैश से, तो अंडों की मुख्य आपूर्ति किससे होती है, तो मुर्गी और बतख और पीरू से होती है। मुर्गी के अलावा किन दो चीजों से होती है, तो बतख और पीरू से होती है, ठीक है ना। मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से क्या प्राप्त होता है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, मधुमक्खियों से शहद प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे है, मधुमक्खियों से शहद प्राप्त होता है। बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है उसे संक्रामक बीमारी के रूप में माना जाता है, जाना जाता है, तो क्या सही है गलत है, तो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट देख लेते हैं सही या गलत यहाँ पे, कि यदि एक माँ ब्लड प्रेशर से ग्रस्त है तो उसका बच्चा भी ब्लड प्रेशर से संक्रामित होता है। तो देखिए जो है ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर होता है वो असंक्रामक बीमारी के अंतर्गत आता है। तो ये असंक्रामक बीमारी संक्रामक बीमारी का वीडियो अवेलेबल है, आप जरूर वॉच कर लीजिएगा और इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ब्लड प्रेशर जो है वो असंक्रामक बीमारी के अंतर्गत आता है। संक्रामक बीमारी जो एक वंश से दूसरे वंश में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए सुमेलित कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं। छोटी माता, कुकर खांसी, खसरा, क्षय रोग। अब यहाँ पे आपको बताने हैं कि किस बीमारी में कौन से लक्षण होते हैं, ठीक है ना। ये बीमारियां दी हुई हैं और ये यहाँ पे लक्षण दिए हुए हैं। तो छोटी माता का लक्षण क्या होता है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि छोटी माता का लक्षण क्या होता है। छोटी माता का होता है कि बुखार, सिर दर्द, मितली दाने, इस तरह की जब चीजें हो तो समझ में आता है, सिम्टम्स जो होते हैं उससे पता चलता है कि छोटी माता है। कुकर खांसी का होता है हल्का बुखार, उत्तेजक खांसी, जब उत्तेजक यानी तेज खांसी आती है तेज, तो वो कहलाता है कुकर खांसी, ठीक है। और इसी तरह से खसरा, खसरा में क्या होता है, खसरा में जो होता है
बुखार भी होता है, खांसी भी होती है, उसमें दाने निकल आते हैं, ठीक है ना, अलग तरह के दाने निकलते हैं। और 6 रोग खांसी और बुखार होता है इसमें। तो छोटी माता में क्या हो जाता है, बुखार, सर दर्द, मितली दाने, कुकर खांसी में हल्का बुखार, उत्तेजक खांसी, और खसरा में बुखार, खांसी, विशिष्ट दाने, और क्षय रोग में खांसी और बुखार होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि सही या गलत कि बच्चों का असंक्रमीकरण करें। बिल्कुल सही है, बचाना चाहिए इससे। एक अच्छा श्वसन को बढ़ाता है और शरीर के द्रव्यों के प्रभाव को प्रभावित करता है, तो सही है। और खड़े होना डैश और डैश मौलिक मुद्राएं हैं, तो खड़े होना, बैठना और लेटना क्या है, ये मौलिक मुद्राएं हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो आपका, जिसमें हमने लिया इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 508 यूनिट हमने 7 लिया है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तो कमेंट्स करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन ईजी से मिल जाए। और इसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।